मैं हूं चित्रिता सान्याल और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। 7 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में हिंसा के मामलों की जांच के लिए 42 स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीमों का गठन किया। इन एसआईटीज को मणिपुर में दर्ज किए कुल 6,523 एफआईआर्स की जांच करनी थी। ये एफआईआर जिन अपराधों के मामलों में दर्ज की गई थी उनमें बलात्कार, महिलाओं को नंगा कर घुमाना और हत्या जैसे जघन्य और गंभीर अपराध शामिल हैं। इसके अलावा आगजनी और लूटपाट के मामले भी इस सूची में शामिल हैं। इन अपराधों के सिलसिले में ये एफआईआर्स मई 2023 से जुलाई 2023 के बीच दर्ज हुई थी। ये पता चला है कि जब रिकॉर्ड को ठीक किया गया तो एफआईआर्स की संख्या घटकर 3023 हो गई है। दरअसल मणिपुर में जो लोग हिंसा की वजह से बेघर हुए थे, उन्होंने अलग अलग जगहों पर 0 एफआईआर दर्ज करवाई थी। कुल मिलाकर मई से जुलाई के बीच दर्ज एफआईआर्स की फाइनल संख्या 3023 मानी गई है। अब बात आती है उस मुख्य मुद्दे की जिस पर बात करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। खबर यह है कि मणिपुर के जिन मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 42 एसआईटीज यानी विशेष जांच दल का गठन किया था, उनमें से सिर्फ 6% में ही चार्जशीट दायर हुई है। सीधे सीधे नंबर्स में अगर देखें तो 3000 से ज्यादा एफआईआर्स में से मात्र 192 मामले में ही आरोप पत्र दर्ज हुए हैं। तो इरादा हमारा ये है कि इस खबर के संदर्भ में मणिपुर के जमीनी हालात पर एक नजर डाली जाए। इसके साथ ही एसआईटी का गठन करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश क्या थे, मणिपुर में एसआईटी ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, और इसके साथ ही ये भी समझने की कोशिश होगी कि मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान हुए जघन्य अपराधों में मुकदमा शुरू करने में किस तरह की चुनौतियां हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फिलहाल मणिपुर के हालात कैसे हैं, वहां क्या हो रहा है। 13 दिसंबर को मणिपुर पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि सेना और सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई में मणिपुर के आतंकवादी संगठनों के अड्डों से स्टारलिंक एंटीना और राउटर बरामद किए गए हैं। इस खबर से सोशल मीडिया पर काफी बहस और विवाद भी पैदा किया। स्टारलिंक दरअसल एक सैटेलाइट फोन जिसे मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस बंद होने के बावजूद इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी ये ऐसा उपकरण है जो प्रशासन की तरफ से इंटरनेट और मोबाइल सेवा पर लगाई पाबंदी को बेअसर कर देता है। स्टारलिंक एंटीना और राउटर को कुछ दिन पहले अंडमान निकोबार के समुद्र में एक ट्रॉलर से भी बरामद किया गया था। इस ट्रॉलर पर 6000 किलो नशीली दवा ले जाई जा रही थी, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 36,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके अलावा सेना ने अलग अलग छापों में असॉल्ट राइफल और पिस्तौल जैसे हथियार भी बरामद किए हैं। इसके अलावा मणिपुर में ड्रोन को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की घटनाएं हुई हैं। मणिपुर हिंसा में नफरत का आलम यह है कि हमलावर हैवानियत की हदों को पार कर रहे हैं। इस हिंसा में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और बच्चों तक का कत्ल किया जा रहा है। सरकार को मजबूरन राज्य के कई हिस्सों में फिर से आफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू करना पड़ा है। इस हिंसा में 230 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। 60,000 लोग बेघर हो गए हैं। राज्य अभी भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जहां पहाड़ियों पर जनजातीय समुदाय कुकी जो डटे हैं, तो घाटी यानी मैदानी इलाकों में मतई समुदाय काबिज है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम कर रही एसआईटीज मई 2023 और जुलाई 2024 के दौरान दर्ज मामलों की जांच कर रही है।
लेकिन नफरत भरे अपराध उसके बाद भी चलते रहे हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि पिछले करीब 1.25 साल में एसआईटीज ने मणिपुर के अपराधों की जांच में क्या क्या काम किया है। मणिपुर हिंसा की जांच में जुटे विशेष जांच दल हर महीने स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपते हैं। इस सिलसिले में 20 नवंबर को दाखिल रिपोर्ट से पता चलता है कि मणिपुर में हिंसा के मामलों की जांच कर रही टीमों की तरफ से कुल अपराधों में से मात्र 6% मामलों में ही चार्जशीट दायर की गई है। इसके अलावा इस स्टेटस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस एसआईटीज ने अलग अलग मामलों में 384 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 742 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिन पर गंभीर अपराधों में शामिल होने का शक है। इस दौरान एसआईटीज ने 11,901 गवाहों से पूछताछ की है। अभी तक करीब 574 लोगों को अभियुक्त बनाकर उसके खिलाफ चार्जशीट दायर हुई है। एसआईटीज ने सबूतों के अभाव में 605 केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। एसआईटीज ने मणिपुर हिंसा में इस्तेमाल किए गए 500 से ज्यादा हथियार बरामद किए हैं। अभी तक मणिपुर पुलिस ने 1,800 ऐसे हथियार बरामद किए हैं जो पुलिस से ही लूटे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने यानी दिसंबर 9 को मणिपुर सरकार को आदेश दिया है कि वो उन इमारतों का ब्यौरा उपलब्ध करवाए जिन्हें या तो पूरी तरह से या आंशिक तौर पर जला दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 20 को करेगा। आइए आगे बढ़ने से पहले उस पृष्ठभूमि को एक बार देख लेते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को मणिपुर के हालातों में दखल देना पड़ा था। पिछले साल यानी 20 जुलाई 2023 को एक वीडियो वायरल हुआ जो मणिपुर से आया था। इस वीडियो ने देश को झंझोड़ भी दिया और शर्मिंदा भी कर दिया था। इस वीडियो में एक भीड़ 2 कुकी महिलाओं को नंगा दौड़ा रही थी। इस भीड़ में से कई लोग इन औरतों के साथ बेहद घटिया और गंदी हरकत कर रहे थे। यह घटना 4 मई को हुई थी, लेकिन इस मामले में पुलिस ने जुलाई महीने में एफआईआर दर्ज की थी। अब यह वीडियो वायरल हो गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से पूछा कि उसने ऐसे कौन कौन से उपाय किए हैं जिससे इस तरह के अपराध ना हो सके। मणिपुर सरकार ने 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामलों में कुल 11 एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके अलावा राज्य सरकार ने यह भी कहा कि वो इन सभी मामलों को सीबीआई को सौंपने को तैयार है। अंततः जिन 2 महिलाओं के साथ भीड़ ने अभद्रता की थी वो केस सीबीआई को सौंप दिया गया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने जांच की सुस्त गति से नाराज होकर जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के अपराधों को 3 श्रेणियों में बांट दिया: हत्या, बलात्कार या यौन अपराध और अन्य जघन्य अपराध। इसके लिए 6 समूह तैयार किए गए और उनके नीचे टीमें तैयार की गई। इस तरह से तैयार एसआईटीज के कामकाज के लिए 3 एसआईटीज पर एसपी स्तर का एक पुलिस अधिकारी तैनात किया गया जो गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए। और आइए अब अंत में समझने की कोशिश करते हैं कि मणिपुर में अपराधों की जांच कर रही टीमों के साथ चुनौती क्या है। एसआईटीज में काम करने वाले कुछ लोगों से बातचीत में कई तरह की चुनौतियों का पता चलता है। इसमें पहली चुनौती भाषा की होती है, क्योंकि एसआईटीज के सभी हेड बाहर से हैं जो स्थानीय भाषा को नहीं समझते हैं। इसके अलावा
कई लोग अपने फोन नंबर बदल लेते हैं और उन्हें संपर्क करना बेहद मुश्किल होता है। इसके अलावा इंफाल घाटी के लोग पहाड़ के अफसरों से बातचीत को तैयार नहीं होते हैं, वही पहाड़ के लोग घाटी के अफसरों के साथ किसी कीमत पर बातचीत करना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा मणिपुर में दायर मामलों में भी अभी तक एक भी मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा मणिपुर में मुकदमे की सुनवाई पर भी कई तरह की चिंताएं जताई जा रही हैं।